अनुसार महिला को चलना होगा और परिवार पूरा वैसे चल पड़ेगा। अगर महिला का मन अच्छा है, सममना, महिला अच्छे मन वाली है, अनुव्रता पितु पुत्रो, जो पुत्र है पिता का अनुकरण करने वाला अपने आप बन जाएगा और अपनी माता के मन के अनुसार नम्र हो जाएगा। कितनी सुंदर बात कह दी कि माँ को पहले मन अच्छा करना पड़ेगा, पहले जीजाबाई बनना पड़ेगा, तभी तो शिवाजी आएंगे। पहले यशोदा बेन बनना पड़ेगा, हीरा बेन बनना पड़ेगा, तभी तो मोदी आएंगे। तो अच्छे मन वाली नारी को, अगर नारी अच्छी बनती है तो पिता पुत्र जो है वो पिता के अनुकूल चल पड़ता है। जाया पत्ते मधुमती, जाया जो घर को जाने आई है, मीन उगाने आई है, उसे कहते हैं जाया, मीन पत्नी को। जाया क्यों कहते हैं उसको संस्कृत में? क्योंकि वो घर को उगाने आई है, आगे बढ़ाने आई है। तो वो जो जाया है, पत्नी है, उसे क्या काम करना पड़ेगा? अभी हम नारी नारी कर रहे हैं। पत्ते मधुमती, अपने पति के साथ मधुर व्यवहार उसको करना ही पड़ेगा। और कैसा मधुर व्यवहार? जो शांति देने वाला होगा। तो यानी दोनों की एक दूसरे से शान है। किसी ने मुझे लिखा, मैं इस मंत्र को ज्यादा नहीं व्याख्या करती, किसी ने आज मुझे बहुत सारे, क्योंकि पिछले 1 महीने से हम स्वामी जी को याद कर रहे थे, या बोधोत्सव याद कर रहे थे, अब फिर हम नारी महिला पर आ गए, महिला दिवस पर आ गए। तो बड़े सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आज देना चाहूंगी। कुछ लोग स्पेशली अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, मैं उनका ध्यान रखूंगी। इसलिए मैंने मंत्र की छोटी सी व्याख्या की है कि महिला का मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कोई नाम मिल जाता है तो समझ लीजिए आपके ऊपर और ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। और बहुत खुश होने वाली बात है, मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि विकास वापस आ रहा है, और जहां नहीं आया उसकी भी चिंता है कि वहां खालिस्तान ना बन जाए। तो मैं उस विषय को भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे तो लगता था कि मेरा मन था कि आज का कार्यक्रम कैंसिल करके टीवी के आगे बैठा जाए। मैं अभी सचमुच वहीं से उठ के आ रही हूँ, लेकिन फिर भी था कि सत्संग तो अपनी जगह है, वो काउंटिंग तो शाम तक चलेगी, और पहले रुझानों से पता चल ही जाता है। तो आप सबको आभार। विकास आगे आएंगे, विकास आगे आएंगे तो भारत की रक्षा हो जाएगी, भारत हमारा अपना रहेगा और उसे हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाएंगे। आज एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैंने उस मंत्र की भी व्याख्या की है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज सावित्री बाई ज्योति राव फूले का निधन दिवस है, मृत्यु दिवस है। ठीक है, हमें बड़ा दिन तो तब भी कह देते हैं कि जब एक महान पुरुष चला जाता है, अपने पीछे बड़ी सारी यादें छोड़ जाता है। 1897 में जो सावित्री बाई फूले का निधन हुआ था, मैं उसको अवश्य याद करूंगी। आज वो हमारी नारी, जो नारी का एक सचमुच एक आदर्श महिला है। लोग उसे पढ़ने नहीं देते थे, उसकी सास ही उसकी उसकी किताबें, उसकी पुस्तकें छीन लेती थी, लेकिन वो चारपाई के नीचे बैठकर दिया जलाकर रात रात को पढ़ा करती थी। और एक बार पति ने देखा कि वो कहाँ चली गई, और देखा वो चारपाई के नीचे बैठ के पढ़ रही है, तो उनके मन में भी आया कि इसे मैं ही पढ़ा देता हूँ, और वो चुपके चुपके वो उसे पढ़ाने लगे। अब आप देखिए, मैं आप सन को याद कर रही थी, 1852 में 171 लड़कियों को वो चारपाई के नीचे अंधेरों में बैठकर दियो के नीचे पढ़ाया करती थी। सोचिए, ऐसी महिलाओं को हम महिला दिवस पर नमन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो ऐसी महिला को मैं नमन करती हूँ जिसने सती प्रथा का विरोध किया, जबकि उस समय सती प्रथा बड़े जोरों पर थी। उसका कारण चाहे कोई और था, उसका कारण मुस्लिम ही थे, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो नारी बच जाती थी वो विधवा रहती थी, और विधवा होने पर वो उसे मनुष्य समझा जाता था, और मुसलमान रात को उसको बहका के ले जाते थे कि तू मेरी पत्नी बन के रहेगी, तू इतने ऐश करेगी, तू यहाँ क्या मनुष्य बन के पड़ी है। तो वो मुसलमानों की, जो मुस्लिम मत की संख्या बढ़ाने में इन महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है, जिनका बाल विवाह कर दिया जाता था, अनमेल विवाह कर दिया जाता था, और वो रात रात कोई भागकर मुस्लिम बन जाती थी। मैं विषय विषय के विषयांतर नहीं होती, लेकिन मैं आज उस महिला को नमन करती हूँ जिसने सचमुच बहुत अच्छे कार्य किए। 1831 में जन्मी और 1897 में चली भी गई 66 वर्ष में, क्योंकि उस समय महाराष्ट्र के गांवों में प्लेग फैला था। वो प्लेग की सेवा में भी अपने पति के साथ भाग भाग कर जाती थी, और उसने अपनी सास को भी तैयार कर लिया था कि कहाँ किस शास्त्र में लिखा है कि नारी जो है समाज का सुधार नहीं कर सकती, नारी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती। तो वो प्लेग का शिकार हो गई और उनका निधन हो गया। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भेजी है कि जो कल आपने नारी की कविता पढ़ी थी, आप वो पढ़ दीजिए। मैं सारी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने अगर सारी पढ़ ली तो आप कहते हैं, मैंने सुना है कि बहुत अच्छी थी, मेरी बहन कह रही थी बहुत अच्छी थी, आप कृपया पढ़ दीजिए। मैं सारी नहीं पढ़ूंगी, मैं केवल मात्र 2 पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगी। मैंने नारी और वृक्ष को एक जैसा बनाया था। वृक्ष पे लोग पत्थर मार के चले जाते हैं और उससे उसका फल चुपके से वो फल दे देता है, वो
चिल्ला के नहीं कहता, बोल के नहीं कहता कि नहीं मैं तुझे फल नहीं देने वाला क्योंकि तूने मुझे पत्थर मारा है। नारी और पेड़ में एक अबूझ रिश्ता है। अंतिम दो पैराग्राफ हैं, उससे पहले और भी था। नारी और पेड़ में एक अबूझ रिश्ता है जो दोस्ती से मिलता जुलता है। कहते हैं दोस्ती जो है हीरा होती है और भाई जो है वो सोना होता है। बीच में बोल रही हूँ, दोस्ती हीरा होती है और भाई सोना होता है। कमाल की बात कर दी तुमने, भाई को सोना बना दिया और मित्र को हीरा बना दिया, इतना कीमती। तो मित्र तेरा ज्यादा सगा है और भाई तेरा ज्यादा खराब है। तो कहने वाले ने कहा नहीं भैया, हीरा एक बार टूट जाता है तो हाथ में नहीं आता, उसकी जीरो कीमत होती है। और सोना अगर रूठ जाता है तो मैं उसे पिघाल देता हूँ तो और कुंदन बन के आता है। इसलिए मैं अपने भाई को तो सोना कहूंगा और मित्र को मैं हीरा कहूंगा। तो महिला जो है वो सोना है, वो हीरा नहीं है। वो टूट जाती है, वो फिर भी अपने घर की कहलाती है। तो जो दोस्ती से मिलता जुलता है, पेड़ और नारी का अबूझ रिश्ता है। वह चाहता है पानी और खाद, पेड़ चाहता है पानी और खाद, नारी चाहती है प्यार और सम्मान। और अंत में मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, चाहे नारी का हम करें कितना सम्मान, ध्यान से सुन लेना, चाहे नारी का हम करें कितना सम्मान, परंतु पुरुष के बिना अधूरा है उसका मान और उसकी शान। कदम से कदम मिलाकर चलने में ही नारी का सम्मान है। जो नारी अपने घर से कदम बाहर निकाल देती है और पुरुष से अपने आप को आगे समझने लग जाती है, उसका कहीं सम्मान नहीं रहता और कहीं उसको स्थान नहीं मिलता। नारी के पीछे नर है और नर के पीछे नारी है, दोनों ही एक दूसरे के लिए समर्पण है और दोनों ही एक दूसरे की अर्चना है। तो ये मैंने आपकी बात मानी है। मैंने सारी कविता नहीं पढ़ी, हालांकि सारी कविता सचमुच बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कहने का प्रयास किया है, आपकी बात मानी है। अब एक प्रश्न बहुत दिन से चल रहा है, सुन लीजिए प्लीज। फलों की बात मैं अवश्य करूंगी, लेकिन प्रश्न के उत्तर देने भी जरूरी हैं और मुझे लगता है प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो सबके ही प्रश्नों के उत्तर हैं। किसी ने पूछा कि आप बार बार कहते हो कि हरड़ खाया करो। मैंने कहा यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरित की। सुन लो, जिसके घर में माँ नहीं है, माँ विदेश चली गई है या माँ बाहर नौकरी करने चली गई है या माँ तुम माँ से खाना अलग बनाते हो, तो उसकी माता हरित की, उसकी माता हरड़ है। अच्छा, तो कब्ज है, बवासीर है और पेट में कीड़े हैं, भूख नहीं लगती है, कुछ भी नहीं होता, तो हरड़ का पाउडर बना के हम रख सकते हैं। और आधा चम्मच हरड़ का पाउडर खाना खाने से पहले खाना है, खाना खाने के बाद नहीं खाना, इस बात का आप ध्यान रख लेना। भोजन से पहले यदि आधा चम्मच हरड़ पाउडर ले लिया जाए तो सारी पेट की जो गैस है, हरड़ जितनी अड़ी हुई चीजें हैं वो सारी निकाल देती है। तो हरड़ 8 तरह की होती है। अब मैं उन सबके नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम लूंगी तो फिर मेरे बड़े सारे क्वेश्चन रह जाएंगे और लोग छोड़ के भाग जाना चाहेंगे। वक्ता का ध्यान रखिए, छोड़िए मत, जुड़ जाइए लेकिन छोड़िए मत। तो विजया हरड़ जो है वो 8 तरह की होती है। उबाल कर पीने से, देखिए कितने, एक हरड़ है और कई तरीके हैं, एक दही है और खाने के कई तरीके हैं। तो आप देखिए, यदि इसबगोल का छिलका है उसको 5 तरीके से खाया जा सकता है। सोचिए तो सही, कितनी आयुर्वेदिक औषधियां कितनी काम की हैं। तो उबाल कर पीने से दस्त बंद हो जाते हैं। जिनको लूज मोशन लगे हुए हैं, आधा चम्मच हरड़ का पाउडर उबालो और उसका पानी छान कर उसको एक एक चम्मच करके पिला दो, तो आप देखोगे शाम तक उसके लूज मोशन बंद है। बीच में ही लूज मोशन की बात मैं करते हुए अमरूद के पत्तों की बात कर देती हूँ। यदि आपका हरड़ नहीं है तो अमरूद के पत्ते और हरड़ एक जैसा ही काम करते हैं हर चीज में। चाहे वो खांसी हो, चाहे वो अपचन हो, चाहे वो गैस हो, कुछ भी हो, यदि आपका हरड़ नहीं है तो आप उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो अमरूद के पत्ते बना सकते हो। अगर हरड़ की गुठली को पीस लिया जाए तो, और माइग्रेन के लिए हरड़ की गुठली बहुत काम आती है। किसके लिए काम आती है? माइग्रेन के लिए हरड़ की गुठली बहुत काम आती है। जिनको माइग्रेन रहता है, हरड़ की गुठली का पेस्ट बनाइए और मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए या भिगो के रख दो। उसके कूट कर उसके लेप को यदि माथे पर आप लगाते हो और उसको उबले हुए पानी को पीते हो तो बड़े से बड़ा जो माइग्रेन की जो समस्या है उसमें बहुत लाभ देती है। अगर आप हरड़ की गिरी को पीस कर आंखों पर हम लेप लगाते हैं, हरड़ का पाउडर बिल्कुल बारीक पीस लीजिए, बारीक पीसना पड़ेगा, पर पीसना उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है हरड़ के बीज को। और हरड़ के बीज को यदि आपने पीस लिया और आंखें ना बंद करिए, जो पलकों के ऊपर वाला हिस्सा है उस पर अगर आप लगाते हो तो आई जो हमारी आंखों में दर्द है, जो एमएनसीज में काम करते हैं, जो रात रात को उठ उठ के उनके जो ऑड आवर्स हैं, तो वो यूएस के साथ काम कर रहे हैं, कोई किसी के साथ काम कर रहा है, तो हरड़ का जो बीज है वो बीज आप हरड़ को कूट दीजिए, निकाल दीजिए, उसका बीज निकलेगा कोमल कोमल, उसका पेस्ट बनाइए और आंखों पर लगाएंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपको कितना फर्क मिला है। मजाक लगता है आजकल के बच्चों को, अरे क्या ये बकवास करती रहते हो, इससे कुछ होता है क्या, उससे कुछ होता है क्या? अरे करके तो देखो। हरड़ का बीज बड़ा सुंदर, खाने में भी बहुत सुंदर होता है, बहुत टेस्टी होता है। नेत्र रोग जिनको है,
जिनको आपको आंखों की समस्या है तो हरड़ को मिश्री में मिला दीजिए, 1 चम्मच हरड़ और आधा चम्मच मिश्री। ये हरड़ मिश्री पाउडर खाने से आपकी आंखों के जो रूखापन है, कौन सी हरड़, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कौन सी हरड़ लेनी है, ये छोटी हरड़ लेनी है, काली हरड़ छोटी हरड़ लेनी है, पीली हरड़ नहीं लेनी है। पीली हरड़ वो अलग काम की आती है, हरड़ बहेड़ा आंवला जो पड़ता है त्रिफला, उसमें पीली हरड़ पड़ती है। तो जुकाम में हरड़ का उबला हुआ पानी पीने से, आपको जितना मर्जी जुकाम हो, आप हरड़ का उबला हुआ पानी पिए, आप देखेंगे कि आपका जो कोल्ड है वो ठीक हो गया है। आप हरड़ का आधा चम्मच गरम गरम पानी में डालो और कोसा कोसा पी जाओ। आप रात को सोते समय हरड़ का पानी डालिए, आपका कफ जो है सीधा बाय स्टूल नीचे चला जाएगा और पेट भी साफ हो जाएगा। अगर आपको थूक में खून आता है, मुझे किसी ने कहा कि मेरे थूक में खून आता है, अगर आपको थूक में खून आता है तो हरड़ और फिटकरी, आपने देखो, आपने आधा चम्मच हरड़ लिया और उसमें बस 2 चुटकी आपने फिटकरी डालनी है। उसका सेवन करने से आप देखेंगे आपके जो खून में थूक आना है वो आपका कम हो जाता है। और हरड़ का मुरब्बा खाने से तो समझ लीजिए आपकी जितनी पेट से संबंधित बीमारियां हैं, हरड़ का मुरब्बा बाजार में मिलता है, पतंजलि का मिलता है, बहुत अच्छा टेस्टी होता है और काले रंग का होता है, क्योंकि हरड़ काली है तो काला, बिल्कुल काला हो जाता है। एक हरड़ का मुरब्बा रोज शाम को अगर खा लेंगे तो वैसे ही आपकी जो समस्याएं हैं, पेट की समस्याएं हैं, मोटा टमी बढ़ गई है, फैटी लीवर है, उसके लिए काम आता है। और हरड़ी जो बच्चे कमजोर होते हैं, मुरब्बा में खजूर में मिला दीजिए। आप एक हरड़ लीजिए और उसको पीस थोड़ा सा कूट लीजिए, उसमें खजूर मिला के बच्चे को खाने के लिए दे दोगे तो बच्चे की हाइट बड़ी होती है। यानी कहने का मतलब कि अगर मैं हरड़ पर ही बोलने लगती तो आधा घंटा तो मैं हरड़ पर ही बोलती रह जाती। तो किसी ने मुझे, बहुत अच्छे वो वक्ता है जिन्होंने मुझे प्रश्न किया और आज वो यहाँ बैठे हैं, मैं इस बात के लिए उनको मैंने जान के ये क्वेश्चन देखा, मैंने देखा कि वो बैठे हैं तो मैंने कहा इस प्रश्न का उत्तर दे देना चाहिए। वो हरड़ प्रतिदिन लेते हैं, हाँ प्रतिदिन हरड़ लीजिए, हरड़ का पाउडर लेते रहिए। पहले पिछले साल ही मैंने आपको बताया था, तब से आप ले रहे हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का हरण हो गया। तो आप इसलिए हरड़ का पाउडर प्रतिदिन त्रिफला की जगह ले सकते हो, उससे ज्यादा हल्का, उससे ज्यादा सुपाच्य, उससे ज्यादा हानि रहित है। तो काली हरड़ का सेवन आप कीजिए। ये मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब एक प्रश्न और है, अमेरिका में बैठी है लड़की, कहती है कि अभी 6-8 महीने पहले ही बच्चे अमेरिका में गए हैं और वहां बच्चे की खांसी नहीं ठीक हो रही है, उसको बहुत ज्यादा एलर्जी है और वो सांस ही नहीं ले पाती। तो बच्चा अमेरिका से क्या वापस आए या कुछ आप इलाज बता सकते हो? कृपा करके आप इलाज सुन लीजिए ना। तो आप देखो को लोग वेट करते हैं, तो मैं अब सबको व्हाट्सएप पे तो जवाब दे नहीं सकती और ये बातें आपकी आपकी भी हो सकती हैं। अब आपने क्या करना है, 10 काली मिर्च लेनी है, दवाई बनाइए, अपने घर में दवाई बनाइए, सबको खानी चाहिए। सबको कफ विकार है, कौन अपने डीप ब्रीदिंग करके या बलगम सुबह सुबह निकालता है कटोरी भर के? अगर आप बलगम निकालोगे ढंग से, मैं आपको निकालना सिखाऊंगी तो आप देखोगे आपकी कितनी बलगम यहाँ पर निकली है। आप क्या करेंगे, 10 काली मिर्च ले लेंगे, 10 काली मिर्च ले लेंगे, 5 साबुत लौंग लेंगे और थोड़ी सी दालचीनी का जो है वो टुकड़ा लेंगे, पिसा हुआ नहीं लेंगे, थोड़ी सी दालचीनी का आप टुकड़ा लेंगे। इसे हल्का सा रोस्ट कर दीजिए, भून दीजिए। तीनों को काली मिर्च को और लौंग को और दालचीनी को हल्का सा भून लीजिए। आपको एक दो 2-3 मिनट के अंदर ही, आपको 2-3 मिनट में ज्यादा कह रही हूँ, और आप देखेंगे सिम पे भूनिएगा, आप देखेंगे कि वो जो है उसमें आप खुशबू आई है, आप उसे उतार लीजिए। अब आप इसे थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, या क्योंकि वो गर्म है तो वो खरल में भी कूटी जाएगी, आप उसे पीस लीजिए। उसके बाद आपने अदरक का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसको कद्दूकस कर लीजिए, या सौंठ पाउडर ले लीजिए। अगर अदरक नहीं है तो अमेरिका वाले सुन रहे हो, अदरक तो मिलती होगी, नहीं मिलती तो सौंठ पाउडर पतंजलि, वहां पर आप कह रहे हो कि पतंजलि वहां पर है तो आप ले सकते हो। तो आप, मैं आपको एक दो पतंजलि की दवाई भी बता दूंगी, आप वो भी लीजिएगा। तो आपने दालचीनी, काली मिर्च, लौंग आपने भून लिया, उसका भूनने के बाद उसको पाउडर बनाया, उसमें सौंठ पाउडर चम्मच का चौथा हिस्सा डाल दीजिए, अन्यथा थोड़ी सी अदरक कस के उसको उसमें वो पाउडर को, सारे पाउडर को मिक्स कर दीजिए। अब आपने थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है और गुड़ को 4-5 चम्मच पानी डाल के थोड़ी सी उसकी चाशनी बनाइए, चाशनी बनाई, उसमें ये पाउडर डाल दीजिए। ये पाउडर बच्चे को आप खिलाइए, उससे जो उसका कफ है, जो गले में अड़ा हुआ है या और कहीं भी उसको समस्या है एलर्जी की, तो उस समस्या में ये बहुत अच्छा काम देगा। और पालक का सूप दीजिए उसको, क्योंकि पालक का जो सूप है वो कफ को नीचे उतार लाता है। पालक का सूप दो उसे, मूली का सूप दो, मूली का कल्प कराओ उसको, 3-4 दिन मूली का सूप ही दे दो, मूली तो वहां मिलती होगी। अदरक का सूप दो, सूप मतलब बॉयल करके छान के पानी पिलाना है। और सौंफ, अजवाइन, धनिया और छोटी इलायची का सूप दो। आप सौंफ,
धनिया, छोटी इलायची और का सूप देने से इससे बड़े भी ले सकते हैं। चंदा जी, ये सब के लिए है और छोटे से बड़े के लिए डोज का भी फर्क नहीं है। अब आप देखिए, अगर आपने आधा कप आपने पानी लिया है तो आधा कप बच्चा भी पी सकता है, क्योंकि ये तो हानि रहित चीजें हैं। इससे जो उसको एलर्जी है, वो कहते हैं उसने गेहूं भी बंद कर दिया, उसने ये भी बंद कर दिया। किसी अगर वो भारत में गेहूं खाती थी और भारत में चावल खाती थी, वहां भी खाएगी। कई बार ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इम्यूनिटी कम होने के कारण ऐसी एलर्जी होती है। और उसको कहो कहो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करे और सैर करे, तो उससे क्या होगा, उसकी स्थिति ये ठीक हो जाएगी। अब एक प्रश्न और है, एक और है, उसके बाद मैं अपने फलों पर भी आऊंगी, क्योंकि फल हमारा विषय है। और लास्ट में, अंत में कविता भी आपको मैं जरूर सुनाऊंगी। किसी ने लिखा है कि सर्दियों में मेरी कलाई बहुत, मेरी जो कलाइयों के नीचे ये कोने हैं, ये बड़े काले हो गए हैं। जो हाथ हैं वो बड़े काले हो गए हैं, पैर की एड़ियां भी काली काली हो गई हैं। तो अब गर्मियां आ गई हैं, तो अब तो स्वेटर नहीं पहने जाएंगे, तो अब आप कलाई साफ करना बताइए ना, ये कोहनी साफ करना बताइए ना। तो मैंने कहा ठीक है, कोहनी साफ कर लेते हैं। आपकी 10 मिनट के अंदर कोहनी साफ हो जाएगी। और नहीं, गर्दन भी काली है, अच्छा गर्दन भी साफ हो जाएगी। अच्छा, फिर वो मुंह पे लगा सकते हैं? नहीं, मुंह पे नहीं लगा सकते, उसको मुंह पे नहीं लगाना। मुंह पे लगाने के लिए कुछ मैं अलग बताऊंगी, लेकिन कोहनी के लिए, एड़ियों के लिए, पैरों के लिए, पैर आप 5 मिनट उस पानी उसमें रख देंगे तो आप देखेंगे एक पैर को रखिएगा, एक को नहीं। जैसे वो एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं ना, ये देखिए ये वाला, ये हाथ मेरा और ये देखिए ये वाला हाथ मेरा, मेरे तो आपको दोनों बराबर दिखेंगे। मैंने अभी आपको ऐसा करके नहीं दिखाया है। तो कहने का मतलब है कि उससे आपका पूरी कोहनियों का कालापन, पैरों का कालापन उतर जाएगा। और पैरों पे प्रतिदिन तेल की मालिश अवश्य करिए, मैल नहीं टिकेगी। क्योंकि पैरों के नीचे आपको मालूम होना चाहिए 80 पॉइंट है हमारे एक्यूप्रेशर के। तो मैं उन पैरों पर नहीं आती अभी, केवल मात्र मैं कोहनी काली है और आपके हाथ पैर काले हैं तो उस पर आती हूँ। आपने 1 कटोरी गर्म पानी ले लेना, अच्छा गर्म पानी लीजिए, बाउल में। बाउल में आपने गर्म पानी ले लिया और एक में आपने ताजा पानी लेना है। और 1 कटोरी और लेनी है, तीसरी कटोरी में आपने 2-3 चम्मच सफेद आपने सिरका डालना है। सबके घर में होगा सफेद सिरका, बच्चे नूडल्स खाते हैं, मैगी खाते हैं। एप्पल का सिरका है तो भी आप ले सकते हो। एप्पल का सिरका तो रोज सबको पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो लोग शराब नहीं पीते हैं, एप्पल का सिरका उनके लिए रामबाण है, क्योंकि वही गुण उसमें है जो जो थोड़े थोड़े गुण लोग शराब में कहते हैं। उससे हार्ट अटैक नहीं होता, उससे ये नहीं होता, उससे दिमाग भी तो खराब होता है, उससे लीवर भी तो डैमेज होता है, वो नहीं देखते हो। तो मैं कहने का मतलब है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं केवल मात्र विनेगर की, सफेद सिरके की बात कर रही हूँ। आपके घर का बर्तन बिल्कुल काला हुआ पड़ा है, आप वो बर्तन, आपकी माई मेड ने कढ़ाई बिल्कुल काली कर दी, ये चीज उसमें भी काम आएगी। आप देखेंगे जो चीज मैं आपको पैर कोने साफ करने के लिए बता रही हूँ, आप देखेंगे आपकी कढ़ाई बिल्कुल शीशे जैसी साफ हो गई। तो वेनेगर, आपने 2 चम्मच वेनेगर लिया, आधा चम्मच मीठा सोडा लिया। इसलिए मुंह पे नहीं लगाना है, मुंह पे मीठा सोडा चुटकी भर डलता है। मुंह पे मीठा सोडा नहीं लगाओगे तो आपके चेहरे की झाइयां जाएंगी नहीं, लेकिन लगता है चुटकी भर, वो अलग फेस पैक बनता है। तो आपने विनेगर लिया 2-3 चम्मच, उसके बाद आपने मीठा सोडा लिया आधा चम्मच, उसके बाद आपने कोलगेट लिया, या दंत कांति ले सकते हो, या फिर शैम्पू ले सकते हो। जो भी आपके, शैम्पू तो सबके घर अवेलेबल है, आज चाहे बाल झड़ जाएं तो शैम्पू हम ले सकते हैं। और इसको आपने सबको मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा आपने गुनगुना पानी डालना है। मैंने आपको क्या बताया था, विनेगर डालना है और मीठा सोडा डालना है, और आपने डालना है इसमें कोलगेट या शैम्पू डालना है। ये आप और तीनों चार, और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। ये मैं आपको अपनी तरफ से कह रही हूँ, इसमें और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इसको आप कोहनियों पे, आप नहाने से 10-15 मिनट पहले आप लगा के रखिए। आप गर्दन पे लगा के रखिए, आप पैरों पे लगा के रखिए, आप देखेंगे आपके पैरों के जो होल हैं वो खुल गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पैरों के माध्यम से जो चीज ली जाती है उससे बीमारियां बहुत जल्दी ठीक होती हैं। आप कहिए पैरों के माध्यम से क्या लिया जाता है? जिनको शुगर है, पैरों के माध्यम से करेले लेके देख लीजिए। अच्छा, कैसे पैरों के माध्यम से करेले लेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि यदि आप करेले का रस मिक्सर में ग्राइंड करके करेले का रस बनाते हो और उसको परात में डाल देते हो और उस पर पैर रख के बैठ जाते हो, विशेषतः खाली पेट, आपने सुबह सुबह अगर ये काम कर लिया तो आप देखेंगे आपकी शुगर में, शुगर लेवल जो है, आपने दवाइयां मत छोड़िए, क्योंकि ये मॉडर्न बीमारियां हैं जो आपने, आपको डॉक्टर्स ने दवाइयां बताई हैं, ये तो फर्स्ट साथ में उसके हेल्पिंग हैंड है उसकी। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि जिनको शुगर है वो केवल मात्र करेले में पैर रखो और शुगर की दवाई नहीं खाओ, बिल्कुल नहीं। बीपी की दवाइयां हो और बाकी जो भी आपकी दवाइयां हो उसको नहीं छोड़ना है, ये हेल्पिंग हैंड मेडिसिन है। आप देखिएगा, आप आपको मैं आपको बताती हूँ, यदि आपने करेले में पैर रखे और आपका शुगर कैसे ठीक होगा, 10 मिनट के अंदर आप देखोगे, मैं 10 मिनट पे ज्यादा कह रही हूँ, घड़ी देख के आप देखोगे कि वो आपका मुंह इतना कड़वा हो गया है,
इतना कड़वा हो गया, यानी आपने पैरों के माध्यम से करेले के रस को पिया है। आप करके देखिए, मैं अगर आपको गलत कह रही हूँ। इसलिए कहते थे कि आप घास पर चलिए, उससे आपकी आंखें ठीक होंगी। बताओ, पैर यहाँ और आंखें यहाँ, तो कैसे ठीक होती थी? उसकी ठंडक नसों के माध्यम से ऊपर आती थी। लेकिन आज घास भी इतनी शुद्ध नहीं है, तो कि घास पे चला जाए। हाँ, जो हमारे सोसाइटीज में घास है उस पर चला जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने अपने कोहनी को आपने अच्छी तरह से साफ कर लिया, और फिर उसने कहा कि मुझे बवासीर भी है, तो प्याज का रस आप लीजिए और उसको उस पानी को उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला के पी लो, तो आपका जो पाइल्स है वो काफी ठीक हो जाएगी। वो भी खाली पेट पीनी है। आधा चम्मच आपने प्याज का रस लिया, उसमें आधा गिलास पानी डालो, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालो, शुगर है तो शक्कर छोड़ दो, और वो प्याज का पानी पीने से बहुत सारे फायदे होंगे। बीपी भी ठीक होगा, शुगर भी ठीक होगा, और नीचे जो आपका एनस जो है वो गर्मी है, आपका गुदा जो है वो जख्म रखता है, तो प्याज का रस आपके उस गुदा के उसको भी ठीक कर देगा। क्योंकि मैं ज्यादा बवासीर पर नहीं बोलना चाहती, बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन अभी एक और बात है, अंतिम प्रश्न है, प्लीज सुनते रहिएगा। अंतिम प्रश्न है कि वो ड्राई फ्रूट जो है सर्दियों में तो हम खूब खाते थे। वैसे मैंने देखा है कि बड़े बुद्धिमानों वाले प्रश्न आने शुरू हो गए। लोग अब सोचते हैं कि अब ये बात कर लें, अब ये बात रह गई तो अब ये बात रह गई। अब आप देखिए, ट्रिग्लिसराइड्स जो बढ़ता है ना, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो हम भोजन खाते हैं उससे बढ़ता है। उसके जो हम फ्राइड भोजन खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, उससे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो हमारे शरीर को चाहिए होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल तो एलडीएल तो नहीं चाहिए, एचडीएल तो चाहिए होता है, चिकनाहट तो चाहिए होती है। और ट्रिग्लिसराइड्स में क्या फर्क है? ट्रिग्लिसराइड्स हमारा तेलों से बनता है। अगर आपका ट्रिग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है तो आप अपने तेल कम कीजिए। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल में 350-400 बना हुआ है, तो आप अपने ब्रेड खाना बंद कीजिए, पिज्जा खाना बंद कीजिए, मीन वो खाना बंद कीजिए, और ट्रिग्लिसराइड्स में ऑयल बंद कीजिए। ठीक है। अब उसने कहा कि ड्राई फ्रूट खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। पहले आप ध्यान से सुन लो, 100 ग्राम बादाम में 58% तेल होता है। तेल तो ट्रिग्लिसराइड्स बढ़ाता है, कोई भी तेल हो। अब प्रश्न उठता है कि 100 ग्राम बादाम में 58% तेल होता है, और 100 ग्राम काजू में 47% तेल होता है, और 100 ग्राम मूंगफली में 40% तेल होता है, और 100 ग्राम अखरोट में 64% तेल होता है। तो क्या खाना चाहिए? तो क्या सारे तेल इकट्ठे एक कटोरी में मिला के खा लेते हो? ये तिल का तेल, ये मूंगफली का तेल, ये गाजर, ये उसका तेल, उसका तेल एक कटोरी में मिलाया, सब्जी में डाल दिया, ऐसे तो नहीं करते ना। ऐसे तो एसिडिटी हो जाएगी। बिल्कुल सही, मैं आपको ये कह रही हूँ कि सारे ड्राई फ्रूट अलग अलग खाए जाते हैं। मुट्ठी बंद करके ये भिगो दिया, ये भिगो दिया, ये भिगो दिया, और सारे खा लिए, वो नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है ये, और इनका समय भी है। ध्यान से, ये आप अपने, अब हम बड़े हो गए, रिटायरमेंट से बड़े सारे पैसे मिले हैं, तो किलो ओ ले आने, तो किलो ओ ले उन साढ़े घर अखरोट भर के पहने, तो बादाम घर के पहने, अन्ना भर के अपा तो मुट्ठी चा नाल पी लेने। अरे कोई आपका ट्रिग्लिसराइड्स को कम नहीं कर पाएगा। ट्रिग्लिसराइड ज्यादा हुआ तो आपका ब्लड, आपको आपको मालूम है, थिकनेस हो जाएगी, खुजली हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, सांस की समस्या हो जाएगी, तो आपका सीओटी भी बढ़ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ड्राई फ्रूट सोच सोच कर खाना है, उसका पूरा पूरा समय है, और ड्राई फ्रूट अलग अलग खाना है। आज आपने बादाम खाए हैं तो कल आप काजू खाइए, परसों आप अखरोट खाइए। और अखरोट और बादाम खा सकते हैं, क्योंकि अखरोट का समय रात का है और बादाम का समय सुबह का है, और काजू और जो दूसरे नट्स हैं उनका समय शाम का है, और किशमिश का समय रात का है। आपको पता है? सोते हुए अगर आप किशमिश का उबला हुआ पानी पी लेते हो, आप 15-20 आपने किशमिश उबाली, और दो डेढ़ डेढ़ गिलास पानी उबलते हुए रखा, और वो पौना आधा रह गया, अगर वो आपने पानी पी लिया, तो मान लीजिए आपने लीवर की सफाई के लिए अंदर झाड़ू चला दिया। जो किशमिश का पानी है, फैटी लीवर जिनको है, जिनको और शुगर नहीं है, या जिनको और कोई समस्या नहीं है, आप किशमिश का पानी कुछ दिन पी के देखिए। जो धनिया है, सूखा धनिया, वो किडनी का वॉशर है, किडनी को धोने के काम करता है। जो किशमिश का पानी है वो लीवर को धोने के काम करता है। जो अदरक का पानी है वो फेफड़ों को धोने के काम करता है। जो अर्जुन छाल का पानी है वो हृदय को धोने का काम करता है। क्या हम इनको कभी धोते हैं? कहने का तात्पर्य हुआ कि हमें समय अनुसार बादाम भी हमें सुबह खाने हैं। हाँ, बादाम के साथ आप काली मिर्च खा सकते हो, तो जल्दी सुपाच्य हो जाएगा। 5 बादाम से ज्यादा नहीं खाने हैं। बीच में एक और बात बता देती हूँ, यदि आपने बादाम को रात को भिगो के रखा है, 5 बादाम आपने रात को भिगोए हैं, उनको आप पेस्ट बना लीजिए। आप उसमें थोड़ी सी शहद डाल के, और तो एक जरा सा 2 बूंद नींबू डाल के चेहरे पे लगाइए, तो आप देखेंगे बादाम जैसी शक्ल आपकी हो गई है, गोरी, एकदम गोरी। तो कभी कभी बादाम का फेस पैक भी हमको चेहरे पर लगाना चाहिए। और किस इतिहास में लिखा है कि अपने आप को सुंदर बना के नहीं रहना चाहिए? कहाँ लिखा है कि श्रृंगार नहीं करना चाहिए?
अपने जो ईश्वर ने दिया है उससे अच्छा हम बना सकते हैं। ईश्वर ने जमीन दी है, हम अपना अच्छा घर बना के रहते हैं। उसने तो घर नहीं दिया था, घर तो हमने हमने अपनी मेहनत से बनाया, चाहे 200 गज का बनाया, चाहे 400 गज का बनाया। तो कहने का मतलब है कि अपने शरीर के लिए हमें ड्राई फ्रूट, अखरोट रोज रात को अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि इस एज में अखरोट की शक्ल दिमाग जैसी है, अखरोट की शक्ल घुटने जैसी है। दोनों ही आजकल हमारे डैमेज हैं। दिमाग की गल याद नहीं रही, गंदियां गल्ला लड़ाइया दी गल्ला याद रहिंदियां ने, घुटने तो चला नहीं जाता। तो अखरोट रात को सोते समय आप 4 बजे अखरोट भिगो दीजिए, रात को सोते समय दूध के साथ आप लीजिए। हाँ, दूध अकेला नहीं लेना, दूध के साथ आपने क्या लेना है, दूध में धनिया, जीरा, छोटी इलायची, मोटी इलायची, अजवाइन आप मिला के रख दीजिए। रात को सोते समय ये दूध आप पी के सोएंगे तो आपको साउंड स्लीप आएगी और आपका दूध जो है गैस भी नहीं करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अभी तो मैं फलों तक पहुंची नहीं हूँ और मुझे लगता है 1 बज चुका है। तो मैं जरा सा कहना चाहूंगी जरा सा कहना चाहूंगी कि भोजन का और फल का कोई संबंध नहीं है। हम ये क्या करते हैं, रोटी खाते हैं और बाद में एप्पल सब्जी आप फ्रूट काट के बैठ जाते हैं, बिल्कुल नेगेटिव। अब जो एप्पल है उसको पचने में 1 घंटा लगता है और भोजन को पचने में 3 घंटे लगते हैं। आपने क्या किया, आधा कचरा डाल दिया। आप क्या चने की दाल में जब चने का काले चने बन रहे होते हैं, क्या आप उसमें मूंग धुली डाल देते हो? नहीं डालते ना। मूंग धुली तो बिल्कुल कुकर में लग जाएगी नीचे गल गल के, वो तो कुकर के अंदर चमड़ी बना देगी कुकर की, और चने ऊपर पड़े रहेंगे, नहीं बनते ना। तो दोनों को बराबर की मात्रा में, एक तो अग्नि तत्व फ्रूट में ज्यादा होता है और पृथ्वी, और जो हम सॉलिड अनाज खाते हैं उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है, और सब्जियों में जल तत्व ज्यादा होता है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि सब्जियों को हम अलग खाने का प्रयास करें, ताकि जो हमारे शरीर के अंदर मोटापा आ गया है या शरीर के अंदर हमारी डिहाइड्रेशन हो गई है, तो वो हम सब्जियों का सूप पिए, दोपहर के समय रोटी ना खाएं। तो हम क्या करते हैं, सब्जी के साथ रोटी खाते हैं, दाल के साथ रोटी खाते हैं, अनाज दो इकट्ठे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं खाती, हम भी, क्योंकि परंपरा यही चली चली आ रही है। लेकिन हमने दोपहर की रोटी छोड़ रखी है, हम दोपहर को अनाज नहीं खाते। हमने घिया काटा, तोरी काटी, उसको बॉयल किया, उसमें काली मिर्च डाली, चुटकी भर नमक डाला और कटोरा भर के खा ले। आप देखेंगे उससे आपको इतनी शक्ति मिलती है, आपके शरीर के अंदर वो सब्जियों वाला जल तत्व मिलता है, उसका अलग समय है। सब्जियों का सूप दोपहर को पिया जाता है। फलों को अलग अलग टाइम पे, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे अप टू व्हेन ओनली, अप टू 8 to 9 AM ओनली। सुबह 8 से 9 बजे तक अगर आप खाली पेट एप्पल खाते हो, तो आप देखेंगे आपकी जो ताकत है, आपका जो बीमारी है, वो काफी हद तक ठीक हो गई है। अनार भी सुबह खाया जाता है, अनार कभी और किसी टाइम में नहीं खाया जाता, और अनार बीज के साथ खाया जाना चाहिए। अनार रात को खाने से शुगर और हार्ट की समस्या हो सकती है, इसलिए अनार का जो समय है वो सुबह का समय है। केला कभी खाली पेट नहीं खाना चाहिए, खाली पेट खाने से पोटाशियम और कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा आ जाता है कि अपचन हो जाती है, वो भारी हो जाता है। हाँ, रात को भी केला नहीं खाना चाहिए, कहते दोपहर दोपहर तक केला जो खाता है वो सोना, उसके बाद जो खाता है वो मिट्टी। लेकिन जो बच्चे बाथरूम करते हैं, अब जिन बच्चों को यूरिन की समस्या है, जिन बच्चों को यूरिन की समस्या है, उनको क्या करना चाहिए, केला जो है वो गेहूं के अंदर, पहले तो गेहूं घर में पिसाते थे, हमारी बीमारियों, अभी तो मैं गेहूं पर नहीं आई कि आटा कौन सा खाना चाहिए। आटे के अंदर जो केमिकल डाला जाता है वही हमको बीमार कर रहा है। हमारे फलों का समय हमारा क्या करेगा। आटे के अंदर पाउडर, आपको मालूम है आटे के अंदर 15 दिन के अंदर गेहूं गुण पड़ जाते हैं। लेकिन अब के आटे के अंदर, चाहे वो पतंजलि का भी हो, कहने मेरे को डर नहीं लगता है, कोई भी आटा उसमें गुण पड़ने की बात ही नहीं आती, क्योंकि उसके अंदर ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे आटा में गुण ना पड़े। सोचिए, वो इतना ज्यादा वो एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता, ऑक्सीडेंट होता है कि वो हमारे गैस ही बनाता रहता है। इसलिए गेहूं को हमें हल्का सा भून के खाना चाहिए। अब मैं, गेहूं विषय नहीं है तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कहना चाह रही। केला जो है, बच्चे को, जो बच्चा बाथरूम करता है, वो किसी दवाई से कई बार ठीक नहीं होता है। आप उस केले को आटे में, पॉलिथीन में डालकर आटे के अंदर रखिए, और 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि केला जो है थोड़ा सा काला काला हो गया है। हम वो केला डस्टबिन में डालते हैं। हम लोगों को, बड़े लोगों को भी वो केला खा लेना चाहिए, पका हुआ केला, उसके अंदर सोने का गुण आ जाता है, पीला जो होता है। वो कहते हैं केला पूजा जाता है, और केले के बीज नहीं होते हैं। अब इसलिए बीज नहीं होते, आपको मालूम होना चाहिए कि केले के बीज अगर बोएंगे तो कहते हैं फ्रूट जूठा हो जाता है। अब बीच में कितनी कितनी बातें निकल जाती हैं। तो केला पूजने में काम आता है। तो केले का जो बीज है वो कहाँ होता है, केले का बीज केले के जड़ में होता है, पेड़ में होता है, क्योंकि वो पूजने के काम आता है। झूठा बीज उगाया नहीं, उग के अगर पूजने के काम आया तो क्या आया, कितना ऋषि मुनियों ने चुन चुन के फलों को पूजा के लिए रखा है। तो मेरे कहने का मतलब है, एक केले से ज्यादा केला नहीं खाना चाहिए।
जिनको नींद नहीं आती, अब वो क्या करें? तो केला क्या दोपहर को खा लें? केला नींद लाने में सबसे बड़ा काम करता है। लेकिन जिनको नींद नहीं आती, सुन लीजिए, आप रात को केला छिलके समेत काटिए, उसको एक सीटी दिला दीजिए या आधे गिलास पानी में गर्म कर लीजिए, उसको मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, उसमें मिश्री मिलाइए और कॉम्पोस्ट से भी ज्यादा काम करेगा। तो केले का समय तो सुबह था, लेकिन हमने उसको मेडिसिन बना के बच्चे की बाथरूम के लिए भी रात को यूज किया और अपनी नींद के लिए भी उबाल के उसकी तासीर बदल गई। हाँ, जिनको केला नहीं पचता है, छोटी इलायची जरूर खाइए साथ में, तो केला एकदम से पच जाएगा। और जो उसका छिलका है वो मत फेंकना, छिलके में नींबू और चीनी मिलाकर चेहरे पे मल दीजिए, अच्छी तरह से वो स्क्रबर हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही मला है, क्योंकि केला खाया और उसको मल दिया, उसको साफ कर दिया, उससे साबुन तो लगाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हमारा जो शरीर है वो उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकता है। कुछ लाइनें कविता की तो आपको पता है, मैं जरूर कहती हूँ। अब वो फलों के बारे में ही है और किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए उसके लिए है। आम सबके मन को भाते हैं। आम का समय कौन सा होता है? दोपहर को रोटी के बाद। अभी क्योंकि समय ही निकल गया, मैं समय का कभी आपको मालूम है अतिक्रमण नहीं करती। आम सबके मन को भाते, रक्त बढ़ाकर चेहरे की रौनक बढ़ाते, खून बढ़ाते, पर बाद में करेला बिल्कुल नहीं खाते। तो आम विकृत विकृत करने वाले बन जाते, गैस को पैदा कर देते। हम आम के साथ करेला नहीं खाते ना। जिस दिन करेले बने हो उस दिन आम जरूर खाना चाहिए, पर आम तो जरूर खाते हैं, करेले तो रोज नहीं खाए जाते। हफ्ते में एक दो बार ही कर लो, एक दो बार ही ऐसा कर लो। आम के साथ करेले का सेवन अत्यंत लाभकारी है, उससे आम के कई गुना बढ़ जाता है। रायता और छाछ ये काया में तभी लाभ कराते जब साथ में भिंडी खाते। तो जिस दिन भिंडी बनी हो उस दिन रायता जरूर बना लो सौंठ डाल के। बीच में मुझे भिंडी याद आ गई, जिनको शुगर ज्यादा है ना, भिंडी दो तीन भिंडी ग्राइंड करके उसमें आधा गिलास पानी डाल के सुबह सुबह भिंडी का वो पानी पी के देखो, शुगर सीधी 10 नीचे आएगी। कच्ची भिंडी खा लो खाली पेट, 3-4 भिंडी खा लो, जिनकी शुगर दवाइयों से खाने, दवाइयों के बाद भी कम नहीं होती है। उसका रीजन फिर आपको मालूम है कहाँ पड़ेगा? नीचे सारा अब्डोमेन में पड़ता है। महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में खुजली हो जाती है और वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रायता और छाछ ये तब काम आते हैं जब साथ में भिंडी खाते हैं। करेला खाने से होते नहीं रोग, ये तो फिर बिल्कुल पक्की बात है। शादियों में जाओ तो वहां पर करेले के साथ साथ भिंडी भी तवे पे तली हुई मिल रही होती है। करेले और भिंडी का तो बिल्कुल बैर है। ये शुक्र है दोनों सूखे बनते हैं, तो घर में तो करेले और भिंडी इकट्ठे नहीं बन सकते। करेला खाने से होते निरोग, भिंडी साथ खाएंगे तो होंगे 10 रोग। शादी ब्याह में जाओ तो करेला और भिंडी वो अलग इकट्ठे तल के बैठे हैं, और आप हालांकि उनकी तासीर तो आपस में मिल गई होगी, लेकिन करेला और भिंडी इकट्ठे मत खाना। तो दोनों को अलग अलग खाइए, शुगर रक्तचाप में सुधार पाइए। आजकल लोग खिचड़ी पकाते हैं खिचड़ी घर में हम खाते हैं, सारी सब्जियां डाल दी खिचड़ी में, एक में सब कुछ मिलाकर लेते, मूंग की दाल या चने की दाल ही चावल से मेल खाते, अन्य तो रोगों की खिचड़ी पकाते, एसिडिटी बढ़ाते। तो खिचड़ी अगर खानी है तो मूंग छिलके वाली दाल की खिचड़ी ही अत्यंत रोग विनाशक है। मूली के खाने से गैस भाग जाती, ये तो पक्की बात है। मूली के खाने से गैस भाग जाती, लेकिन रात को वही मूली सूली हो जाती। तो रात को कभी मूली नहीं खानी चाहिए। कभी खानी भी पड़े तो मूली का पत्ता साथ खाना पड़ेगा। वैसे भी दिन में अगर मूली खाते हो तो मूली का पत्ता साथ खाओगे तो मूली फायदा करेगी, अन्यथा नहीं। तभी तो पत्ते ईश्वर ने साथ लगाए हैं, और बाजार से भी साथ लगे हुए मिलते हैं। तो कहने का मतलब है रात को मूली नहीं खानी चाहिए। अंत में कहूंगी समय हो चुका है। सुबह का खीरा देता लाभ जैसे हीरा। सुबह अगर खीरा खा लेते हो तो आपको, जिन लोगों को अस्थमा है वो खीरे का जूस पिएंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत बहुत फायदा होता है। खीरे को ग्राइंड करिए और आप दोपहर के समय आप खीरे का जूस पी के देखिए, आपकी जिनकी सांस खड़खड़ हो रही है, जिनको बलगम ज्यादा बन रहा है, जिनको सुबह सुबह बहुत बलगम आता है, तो खीरे का जो रस है, खीरे का जो जूस है, बहुत काम आता है। सुबह का खीरा देता लाभ जैसे हीरा, शाम के बाद खाओगे होगा शरीर भारी और देगा पीड़ा। तो रात को खीरा खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हम तो नौकरी करते हैं, हम तो रात को ही सलाद की प्लेट भर के बैठ जाते हैं। तो कच्चा जितना खाना है वो दोपहर को खाया जाता है, उबला जितना खाना है वो दोपहर को खाया जाता है, और रात को सब्जी खाई जाती है, दिन में दाल खाई जाती है। और फ्रूट का समय, वैसे सारे जितने विटामिन सी वाले फ्रूट हैं उनका समय 1 बजे तक का है, और वो नहीं तो अग्नि तत्व बढ़ाते हैं, नहीं तो एसिडिटी पैदा कर देते हैं। और बहुत पपीता जो है कभी सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार हमारी दिनचर्या, मैं कहीं और इस विषय को ले लूंगी। मेहता जी देख रही हैं, आदर्श भूषण जी, विषय तो हमारा क्या था, आपने हमारा समय ले लिया, लेकिन क्या करें, सारे अपने ही हैं। तो बहुत बहुत आभार सबका। मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ,
क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, किसी के गले से थूक थूक के साथ ब्लड आता हो तो क्या हरड़ के साथ क्या लेना चाहिए? व्हाट्सएप कर दो, मैं आपका उत्तर दे दूंगी। सुधा जी व्हाट्सएप कर दो। ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसमें से आप देख लीजिए। कुछ प्रबुद्ध लोग भी होंगे मुस्लिम समाज में, तो टिकट देने के लिए एक भी नहीं मिला। बहुत सुंदर सुषमा दीदी, आपने जो हमें जानकारी दी, जो आपने प्रश्नों के उत्तर दिए, वो खाली एक के लिए नहीं, हम सभी के लिए उनके उत्तर होते हैं, सभी का उसको लाभ होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो फलों की आपने जानकारी दी वो भी अति उत्तम, कि हम फलों का हमें समय पता ही नहीं होता कि हम कब खाते हैं, इकट्ठे खा लेते हैं, अलग अलग फ्रूट्स खाएं, उसकी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी उत्तम जानकारी के लिए। अब मैं विजय दीदी से निवेदन करूंगी, वो सुषमा जी का धन्यवाद और सभी का धन्यवाद करेंगी। ये रिकॉर्डिंग कौन से ग्रुप में भेजेंगे आप? सभी ग्रुप में डाल देंगे, जहां से आपको मैसेज मिला ना वहीं से आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। चलो ठीक है, थैंक यू जी। माइक ऑन करो भी। क्लैपिंग में डाल देना। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, विजय दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सूचना मैंने देनी है। हाँ जी, अभी दीदी आपको समय दूंगी विजय दीदी के बाद। विजय दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। दर्श मेरी आवाज? हाँ जी अब आइए। डॉक्टर सुषमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें वैदिक वंदन RS मार रोहतास नगर के कार्यक्रम में हमारे आकर के हमें इतना